friends, welcome back in my YouTube channel केमिस्ट्री बाय एसजे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी ऑनलाइन सीरीज का लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गए हैं आपके लिए और पाठ अध्याय चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर 2 ऑफ राजस्थान बोर्ड स्टेट एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 12th का, उसका लेक्चर नंबर 6 हम लेकर आ गए हैं और बिल्कुल ऑनलाइन काम अपना चल रहा है। तो ऑनलाइन सीरीज में हम लास्ट फेज में हैं हम इस चैप्टर के। इसके पहले सोलेबिलिटी और कंसंट्रेशन की कुछ यूनिट्स रह गई हैं, तो हम उसको भी हम अगले 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए, उनके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए, तो वो इस चैनल पर आपको रेगुलरली मिल रहे हैं। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि अगर फिजिक्स की आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए विद कॉन्सेप्ट, विद नोट्स, विद नॉलेज, तो एक चैनल मैं आपको बता रहा हूं। यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए फिजिक्स बाय प्रियांश मंगल। फिजिक्स बाय प्रियांश मंगल बहुत अच्छे सर हैं हमारे फिजिक्स के और बहुत कंसेप्ट से क्लियर करते हैं फिजिक्स को, तो एक बार जाके जरूर वहां पर चेक करें, उनके चैनल को तवज्जो दें थोड़ी और जाकर उनको सब्सक्राइब शेयर करें और वहां पर वीडियोस देखें। बहुत अच्छे अच्छे वहां पर कॉन्सेप्ट बताए हैं फिजिक्स के। तो आइए अब हम प्रमोशन को रोकते हैं यहीं पर और आते हैं हम आज अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा असामान्य आणविक द्रव्यमान, abnormal मोलर मास। ये आपकी हेडिंग है, यह आपका टॉपिक है कि असामान्य आणविक द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलर मास। सबसे पहले क्या है ये, इसके बारे में जानकारी लेंगे और इससे भी पहले हम जानकारी लेंगे नॉर्मल मोलर मास की, यानी सामान्य आणविक द्रव्यमान की या नॉर्मल मोलर मास, NMM, नॉर्मल मोलर मास, कि ये क्या होगा। क्योंकि अगर ये आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा, जो नॉर्मल नहीं होगा वो अबनॉर्मल। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो सामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होगा कि वे विलयन जिनका मोलर द्रव्यमान, या मैं कहूं, ठीक है, या मैं ऐसे कहूं विलयन की बात ना करें, या हम कोई पदार्थ की बात कर लें, वे पदार्थ जिनके मोलर द्रव्यमान द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। यानी ये आपका होता है नॉर्मल मोलर मास। कैसा नॉर्मल भाई, कि वे पदार्थ या वे मैटर या वे सब्सटेंस जिनका जो मोलर मास है वो फेज लिक्विड और गैसियस या वेपर फेज, लिक्विड और वेपर फेज दोनों में मोलर मास क्या रहे, इक्वल रहे, कोई चेंज नहीं आए। लिक्विड था तो कुछ और मोलर मास था, सॉलिड हो गया तो कुछ और मोलर मास हो गया, गैस है तो कुछ और मोलर मास हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है भाई, ठीक है, आपका यूरिया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनको आप या तो लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए या गैसियस फॉर्म में ले लीजिए। इनके मोलर मास में कोई भी चेंज नहीं होगा, इनके मोलर मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी इनका नॉर्मल मास हमेशा क्या रहेगा, इनका जो मोलर मास है वो हमेशा कैसा रहेगा, सामान्य रहेगा या नॉर्मल रहेगा। तो यहां से क्लियर होता है कि व्हाट इज नॉर्मल मास, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो अब यहां से ये समझ में आ गया कि वे पदार्थ जिनके मोलर द्रव्यमान द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में क्या रहे भाई, समान रहे, नॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। इसके अपोजिट
इसके अपोजिट जिनके नहीं होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका अबनॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई, अबनॉर्मल कहलाएगा। तो वे पदार्थ या वे सब्सटेंस, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वे सब्सटेंस या वे पदार्थ जिनका जो मोलर मास है वो लिक्विड और वेपर दोनों फेजेस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया और CH3COOH हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको क्या ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, किस फॉर्म में ले रहे हो भाई, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, तो लिक्विड में जैसे आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे आप इसका द्रवीय विलयन, जलीय विलयन बनाएंगे, ये दो भागों में टूट जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, दो उसमें ये टूट जाएगा। ठीक है, तो टूट गया। अब यहाँ पर कुछ इसका मोलर मास 23 प्लस 35 लगभग 58 के समथिंग था। अब यहाँ पर आयंस बन गए, यहाँ पर क्या बन गए भाई, आयंस। तो इसका 22 हो गया, इसका लगभग 34 के समथिंग में। मोलर मास में क्या आ गया, चेंज आ गया, कम हो गया। एग्जैक्ट मोलर मास नहीं रहा लिक्विड फेज में, और इसकी सॉलिड फेज में जैसे फेज में था उससे हमने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, मोलर मास में क्या आ गया, चेंज आ गया। ऐसे इनका आ गया। तो ऐसे मोलर मास को क्या कहेंगे, अबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो अब दो तरीके से मोलर मास अबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो असामान्य आणविक द्रव्यमान दो प्रकार से हो सकता है भाई। किसी भी पदार्थ का दो टाइप से असामान्य आणविक द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, जब आप उसका लिक्विड या वेपर सॉल्यूशन बनाते हो तो वो दो प्रकार से, दो तरीके से उसमें एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। क्या, पहले तो वो क्या हो जाए, वियोजित। ठीक है, डिसोसिएटेड जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाए भाई, वियोजित। अगला हो सकता है संगुणित हो जाए। क्या हो जाए भाई, संगुणित, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटेड। क्या कहते हैं, एसोसिएटेड। ठीक है, या तो डिसोसिएट हो जाए उस पूरे सॉल्यूशन में, या तो डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, डिसोसिएट में क्या आ गया, जैसे NaCl ले लिया आपने, या कोई KCl ले लिया, कोई भी ले लिया। इनका जब आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाओगे, आप इनका द्रव्य विलयन बनाएंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे अपने आयंस में। ठीक है, या ये किसमें टूट जाएगा, K प्लस और Cl माइनस में। तो जब ये अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट गए, डिवाइड हो गए, तो इनके मोलर मास में चेंज आएगा। कंबाइंड मोलर मास कुछ और था और ये मोलर मास घट जाएगा। आयंस की जो पार्टिकल्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मोलर मास हो गया, हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अपोजिट में बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल में ले लूं CH3COOH, ये कोई मेरा एक मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक सॉल्यूशन में है। तो ये क्या होता है, ये डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है भाई, डाइमर, जिसे अपन कहते हैं द्विलक। क्या बोलते हैं भाई, द्विलक। कैसे, देखिए कैसे, देखिए ये एक इकाई है, या मैं इसको इधर समझा देता हूँ एसोसिएशन कैसे हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो डिसोसिएटेड का आपको समझ में आ गया। इसको पॉज करके आप चाहे तो बना सकते हैं, समझना है। देखिए कोई इतना खास, देखिए तो देखिए अपने आप में एक टॉपिक खास होता है, लेकिन ये अगर बोर्ड के एस्पेक्ट से मैं बताऊं तो ये इतना नहीं पूछा जाता है इसके बारे में। इसके आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, वो ज्यादा आता है बोर्ड में, ये इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, तो आइए अब देखते हैं एसोसिएशन कैसे होगा। तो ये समझ में आ गया कि भाई दो टाइप से यहाँ पर अबनॉर्मेलिटी आती है, दो टाइप से यहाँ पर असामान्यता आती है कि जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास है, वो दो तरीके से अबनॉर्मल बिहेव कर सकता है। या तो वो डिसोसिएट हो जाए या वो एसोसिएट हो जाए। तो एसोसिएट कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3COOH का, मैंने इसमें बताया कि क्या होगा, एसोसिएशन होगा। क्या होगा भाई, एसोसिएशन होगा, यानी संगुणन होगा। हिंदी में मैं कहूं तो क्या होगा भाई, संगुणन होगा। कैसे होगा, देखिए CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लिया, स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, ऐसे ही, अब ऐसे ही क्या होगा, देखिए डबल बॉन्ड COH और CH3। ठीक है भाई, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल। ऐसे सॉल्यूशन में बहुत सारे असंख्य मॉलिक्यूल होंगे। इस CH3COH के एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो
बहुत सारे असंख्य मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे। सो अब देखिए ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन लगेगा, ऐसा इंटरेक्शन यहाँ लगने को मिलेगा। और किसकी फॉर्मेशन हो गई यहाँ दोनों से? H बॉन्ड की। क्या फॉर्मेशन हो गया भाई? H बॉन्ड हो गया। यानी इस यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए वाया किससे? किससे भाई? H बॉन्ड से। किससे जुड़ गए भाई? H बॉन्ड से। यानी यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो गए। सो अगर मैं वैसे बात करूं तो देखिए, वैसे इसका कैलकुलेट करिए, कितना होगा? 12 प्लस 3 गुणा 1 प्लस फिर 12 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1। भाई दो ऑक्सीजन का 16 तो दो H का 1, तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, 15 प्लस 44 प्लस 1, 16 प्लस 44 कितना आ जाएगा? 60 ग्राम मोल इनवर्स। यानी एक CH3COH का मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है वो 60 ग्राम मोल इनवर्स होता है। यहाँ पर दो डाइमर बन गया। अब इस शेप को बोलते हैं भाई डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर। डाइमर मतलब द्विलक, ठीक है। बहुलक में बहुत सारी संरचनाएं ऐसी बनेंगी, अपन बताएंगे वहां पर। पॉलीमर्स में भी डाइमर बनता है। इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिसमें हम जो बनाना बॉन्ड होता है ये सब होता है, या डाइमर फॉर्म, ब्रिज बॉन्ड, ये सब डाइमर बनाते हैं, तो वहां पर डाइमर चीज चलती है। तो यहाँ एक डाइमर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मोलर मास में बताऊं 2 है, सीधा इसका डबल हो गया 120 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। सो ये तो आना चाहिए ऑब्जर्व, सॉरी ये तो आना चाहिए थियोरेटिकली। थियोरेटिकली ये होना चाहिए। थियोरेटिकली मतलब ये ऑन पेपर तो यही होता है 60, लेकिन जैसे प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन को, तो वहां पर एक मॉलिक्यूल, जो वहां पे जो मॉलिक्यूल होता है उसका मोलर मास ये होता है। ये होता है ऑब्जर्व करके, ये हमको ऑब्जर्व होता है, जो अपन कहते हैं कि भाई एग्जैक्टली निकल कर आता है, वो होता है 120 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। जस्ट इसका डबल, बिल्कुल एग्जैक्टली डबल होता है इसका। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर एसोसिएशन हो गया दो मॉलिक्यूल्स का। तो इस एसोसिएशन की वजह से, इस संगुणन की वजह से यहाँ पर मोलर मास में क्या आ गई? अब नॉर्मलिटी आ गई। तो ऐसे होता है अब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और भाई अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। और वहां पे मैंने लिखा हुआ है स्पेशली कि भाई क्या है, चैनल का नेम ये है, तो इसमें आप जाके इसको वॉच कर सकते हैं, हमारे पुराने लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे। अगला टॉपिक इसी में है, ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए अगला पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वांट हाफ गुणांक, ठीक है। वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर, ठीक है। क्या टॉपिक है भाई? वांट हाफ फैक्टर। तो आइए भाई अब हम जानते हैं वांट हाफ फैक्टर के बारे में। एक सबसे पहले एक फैक्टर है। क्या है ये? फैक्टर है। फैक्टर को गुणांक का मतलब एक कुछ संख्या से रिलेटेड है, कुछ न्यूमेरिकली कोई वैल्यू है ये वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ एक साइंटिस्ट का नाम है। सो हमने अभी तक क्या पता किया? अबनॉर्मल मोलर मास। क्या पता किया भाई? अबनॉर्मल मोलर मास, जिसे मैं कहूं असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान। ये हमने कहा कि 2 टाइप से हो सकता है, या तो संगुणन हो या वियोजन हो। किसका भाई? उस पदार्थ का जिसका अबनॉर्मल मोलर मास आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अबनॉर्मलिटी आई है, कितनी आई है। तो या तो किस टाइप से आ सकती है? एसोसिएशन से आ सकती है, या तो एसोसिएट हो जाए, या क्या हो जाए भाई? डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। 2 केसेस बन रहे हैं, 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे, एसोसिएशन या डिसोसिएशन में। सो वॉन हाफ ने क्या किया? वॉन हाफ ने यही क्वांटिटी बताई कि वो जो सब्सटेंस जिसका आप एब्नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या वो सब्सटेंस जिसका आप क्या निकालना चाह रहे हैं? असामान्य आणविक द्रव्यमान निकालना चाह रहे हैं, वो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, वो कितनी मात्रा में निकल कर आएगा, कितनी उसकी मतलब मेजरमेंट क्या रहेगा, वो फैक्टर प्रोड्यूस किया। और वो मतलब क्वांटिटी उन्होंने बताई, उस क्वांटिटी को उन्होंने फैक्टर से बताया, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉन हाफ फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वॉन हाफ फैक्टर, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी, सीधा सीधा उनसे रिलेट कर दिया इसको, कि वहां पर जो भी फॉर्मूला हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा है,
अणुसंख्या गुणधर्मों में जितने भी सूत्र हमने निकाले थे उनको सीधे इस फैक्टर से क्या कर दिया, बताया। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं कि कैसे निकाला उन्होंने ये। ठीक है, आइए। सो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में जैसे कह रहा हूं कि अणुसंख्या गुणधर्मों से, और इसको आई से रिप्रेजेंट किया है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया, वॉन था फैक्टर को आई से। ठीक है, तो आई उन्होंने निकाला प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है भाई, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म यानी जो ऑब्जर्व किया हुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेशन से मिली है, प्रैक्टिकली मिली है, और थियोरेटिकली उसका क्या मतलब मेजरमेंट होता है, उन दोनों का जो रेशियो था वो किससे बताया उन्होंने, वॉन था फैक्टर से। ये एक फॉर्मूला दिया, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने मोलर मास से निकाली, सिंपल आई उसी से निकाला। कैसे कि प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान बटे सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान। ठीक है भाई, एक ऑब्जर्व किया हुआ मोलर मास, जैसे मैं बात कर लूं CH3COH का ही मैं एग्जांपल ले लूं, तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी आप जरा बताएंगे। उसके लिए आप आई की वैल्यू देख के बता सकते हैं। प्रेक्षित ऑब्जर्व करने पर कितना मिल रहा था, 120 मिल रहा था, जबकि थ्योरेटिकली हमको पता ही 60 होता है। तो बस रेशियो निकल गया और वॉन था फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 क्या जानकारी देगा वो बताते हैं। तो ये उन्होंने सिंपली फॉर्मूलाज लिखे जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल वैल्यू दे रखी है, कि जैसे सपोज करिए अणुसंख्यिक गुणधर्म मैंने कोई एक ले लिया, जैसे मैंने ले लिया डेल्टा टीबी। क्या होता है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन होता है भाई। क्या होता है भाई, क्वथनांक उन्नयन होता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्व्ड मान जो आपको जैसे लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट करने से मिला हो, और एक इसका थ्योरेटिकल मान, उनको आपस में डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, वॉन था फैक्टर मिल जाएगा। ऐसे मोलर मास के केस में उससे भी क्या मिल जाएगा, वॉन था फैक्टर मिल जाएगा। अब इन्होंने इस वॉन था फैक्टर से जो क्वांटिटी निकलती है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन की, संगुणन या वियोजन की जो मात्रा है वो कैसे होती है, आई से कैसे पता कर सकते हैं कि संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं वो बताया। तो उन्होंने 3 केस बनाए, इस आई की वैल्यू से 3 केसेस बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं एक एक करके तीनों केसों को डिस्कस करता हूं। केस फर्स्ट क्या बना कि इफ या अगर आई 1 हो, एग्जैक्टली आई की वैल्यू क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तो यहां ना तो वियोजन होगा, और ना ही संगुणन होगा। ठीक है भाई, ना तो वियोजन होगा ना ही संगुणन होगा। ठीक है, ना तो वियोजन होगा और ना ही क्या होगा, संगुणन। अगर आई की एग्जैक्ट वैल्यू 1 मिल जाए। केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड कि अगर आई इज लेस देन 1 हो, तो क्या होता है, वियोजन होता है। तो क्या होता है भाई, वियोजन, यानी जो सब्सटेंस है वो टूट जाता है जाके उसके सॉल्यूशन में जाके, वियोजन होगा। ठीक है, और केस थर्ड अगर आई ग्रेटर देन 1 मिल जाए, आई क्या मिल जाए भाई, ग्रेटर देन 1, तो संगुणन होगा। तो क्या होगा भाई, संगुणन होगा। ठीक है, तो ये 3 केस हमने डिस्कस करे, और इन 3 केसेस में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट निकाल दिए कि आई 1 हो, 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, तो क्या होगा, आई एग्जैक्टली 1 हो तो ना तो डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा, ना संगुणन होगा ना वियोजन होगा। आई अगर 1 से छोटा हो तो वियोजन हो जाएगा, यानी वो टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और आई 1 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहाँ पे एक एग्जांपल इंस्टेंस के रूप में दे सकते हैं CH3COOH का, जिसकी आई की वैल्यू हमने निकाली है 2 होती, 2 है तो इससे बड़ा है, तो यानी क्या होता है,
डिसोशिएशन। तो एग्जाम में से पूछ सकता है आपको आई की वैल्यूज देके, आपका आई की वैल्यू निकलवा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए डिसोशिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, बताइए। तो बस आप बता सकते हैं। तो ये होता है वॉन हाफ फैक्टर में। वॉन हाफ फैक्टर निकालने के बाद कैसे हम संगुणन और वियोजन की मात्रा बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए अब अपन सीधा रिलेशन बैठाएंगे अणुसंख्या गुणधर्मों से या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। इनसे क्या रिलेशन होता है वॉन हाफ फैक्टर का। तो पहले हम किससे रिलेशन बनाएंगे, क्वथनांक रिलेशन से। पहले कौन सा पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी भाई, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, ठीक है भाई। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी। क्या आया था इसका फॉर्मूला, क्या आया था, P डिग्री B माइनस PS अपॉन P डिग्री P, यही तो आया था। पिछले लेक्चर्स में जा सकते हैं, ठीक है। आपको ऊपर या आपको इस चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, चैनल के बारे में जो भी जानकारी होती है वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएगी। उसमें हमने पहले लेक्चर, हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर फर्स्ट था उसमें यही डिस्कस किया था ये कैसे आया। अच्छा, ये होता है किसके इक्वल भाई, XA के सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उसके इक्वल होता है। यहाँ से मोल फ्रैक्शन में निकल सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम रख सकते हैं जाके। अच्छा, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि वॉन हाफ ने जो आई की वैल्यू आई उसको सीधे XA से क्या कर दिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया आई डॉट XA। यानी अब जो वॉन हाफ फैक्टर भी चला साथ में उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे रिलेशन बन जाते हैं किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वॉन हाफ फैक्टर से। तो ये हुआ पहला, ठीक है। डिप्रेशन इन रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, जो अपेक्षित अवनमन हुआ उसमें। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, क्वथनांक उन्नयन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, जो कि हमने किससे बताया था, डेल्टा टीबी जो क्या था, केबी डॉट स्मॉल एम। यही तो था, जो डेल्टा टीबी था वो केबी और मोलैलिटी के मल्टीपल के इक्वल था, मल्टीप्लाई के इक्वल था। इन्होंने इसमें भी वही चेंज कर दिया, यहीं पे कर देते हैं। इन्होंने इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉन हाफ फैक्टर से रिलेशन बन गया। ऐसे ही तीसरा जो था, ऐसे तीसरा कौन सा रिलेशन था, तीसरे में भी उन्होंने यही किया, चौथे में भी यही किया, सेम काम। तीसरा रिलेशन था क्या, हिमांक अवनमन। तीसरा रिलेशन था भाई हिमांक अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी क्या था, डेल्टा TF इक्वल टू KF डॉट स्मॉल m, यही था। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से, तो ये वो वाला फैक्टर आ गया, वॉन हाफ से रिलेशन बन गया। और लास्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, ठीक है। इसको कैसे रिलेट किया भाई, जो पाई था वो क्या था, CRT था, ठीक है, या क्या था, WA, ठीक है, RT MA इंटू V लीटर, ये फॉर्मूला आया था भाई अपने पास। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई से मल्टीप्लाई करके उन्होंने सीधा रिलेशन बना दिया किसके साथ, वॉन हाफ फैक्टर के साथ। तो ये काम वॉन हाफ ने किया कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी संगुणन और वियोजन की मात्रा को बताया, ठीक है। अब नॉर्मल मास कैसे रिलेट होता है इस फैक्टर के साथ वो बताया, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अनुसंख्या गुणधर्म होते हैं, उनका रिलेशन बताया। तो ये तीन काम वॉन हाफ ने किया। यहाँ से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में बन जाता है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा भाई। चैप्टर का ये बहुत लास्ट टॉपिक है, वेरी लास्ट टॉपिक यही है। इससे पहले भी हमारे ऑनलाइन लेक्चर में 2 लेक्चर यहाँ पे मिस हो रहे हैं। एक सोलिबिलिटी यानी हम विलेयता को पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन के कुछ यूनिट्स हैं। उसके बाद एक कंप्लीट चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। 4 लेक्चर्स के ऑलरेडी 5 लेक्चर्स इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। छठा अभी आपका चल रहा है। तो देखते रहिए, बने रहिए, चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक नमस्कार, गुड बाय।